जैन साथियों आज से हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहारों के संदर्भ में। राजस्थान के त्योहारों के साथ साथ हम भारत के जो बड़े बड़े त्योहार हैं उन्हें भी पढ़ते जाएंगे, लेकिन मूल रूप से हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा राजस्थान के त्योहारों पर, क्योंकि राजस्थान के जो त्योहार है राजस्थान के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आपका अभी 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें होंगे, उसके बाद में आएगा एसआई हो गया, आरएस हो गया, जो भी बड़े बड़े एग्जाम हैं वो या जो भी छोटे एग्जाम है, हर तरह के एग्जाम में आपसे त्योहारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें त्योहारों का जो कंसेप्ट है क्लियर होना चाहिए, कौन सा त्यौहार कब आता है ये हमें याद होना चाहिए। लेकिन त्योहारों से पहले हमें कैलेंडर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि त्योहारों का जो आधार होता है वो कैलेंडर होता है। कैलेंडर के आधार पर हमारे त्यौहार चलते हैं। तो हम सबसे पहले कैलेंडर को पढ़ेंगे। कैलेंडर क्या है, कौन कौन से कैलेंडर हमारे देश में प्रचलित है उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के त्यौहार प्रारंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे साथ। मैं नरेंद्र सिंह गौड़ उपनिषद क्लासेस कोटा में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे देश में वर्तमान में 3 कैलेंडर प्रचलित है। हमारे देश में वर्तमान में 3 कैलेंडर प्रचलित है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है हिंदू पंचांग। कौन सा है? हिंदू पंचांग। दूसरा है अंग्रेजी कैलेंडर जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, और तीसरा है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। अब तीनों में अंतर क्या है इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हिंदू पंचांग है, हिंदू पंचांग में तो आता है विक्रमी संवत, और इसके अंदर जो अंग्रेजी कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर आता है, इसमें आता है ईस्वी सन, और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें आता है शक संवत। अभी तीनों के वर्ष हैं वो भी अलग अलग है, नाम अलग अलग है, इनके वर्ष भी अलग है। तो वर्तमान में जो विक्रमी संवत चल रहा है वो 2079 चल रहा है, इधर 2022 चल रहा है ईस्वी सन में, और शक संवत में चल रहा है 1944। कौन सा चल रहा है? 1944। अब इनको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग में जो हम विक्रमी संवत मनाते हैं, ये विक्रमी संवत किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों उज्जैन के सम्राट थे, सम्राट विक्रमादित्य, उन्होंने इसे प्रारंभ किया था। किसने किया था? उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने किया था। और ये भारतीय त्योहारों को मनाने का जो आधार है वो कौन सा? विक्रम संवत है। जो विक्रमी संवत है उसी के आधार पर हम भारतीय त्योहार मनाते हैं। इसे विक्रमी संवत बोल दीजिए, विक्रम संवत बोल दीजिए, एक ही चीज है। तो भारतीय त्योहार मनाने का आधार क्या है? विक्रमी संवत। अब अंग्रेजी कैलेंडर क्या है? ये ईस्वी सन है। ये पूरे विश्व में समान रूप से प्रचलित है, और इसे ही आधार मानकर हम सारे कार्य करते हैं, क्योंकि ये एक व्यवहारिक कैलेंडर है और पूरे विश्व में समान रूप से प्रचलित है। कौन सा कैलेंडर? जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसे मूल रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी बात करें तो जो हिंदू पंचांग है वो तो चंद्रमा पर आधारित है, यानी चंद्रमा की कलाओं के आधार पर इसका जो कैलेंडर वो चलता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, उसी हिसाब से हमारा जो है हिंदू पंचांग चलता है। और अंग्रेजी कैलेंडर चलता है वो सूर्य के आधार पर चलता है। किसके आधार पर चलता है? सूर्य के आधार पर। जैसे सूर्य का उदय होता है तो दिन प्रारंभ हो जाता है, सूर्यास्त होते ही दिन खत्म हो जाता है, वैसे एक डेट कंप्लीट हो जाती है। वैसे ये किससे चलता है? सूर्य पर आधारित होता है अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग ये भी चंद्रमा पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इसमें ईस्वी सन चलता है 2022, मैंने आपको बता ही दिया। ये ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से इस कैलेंडर को मानना चालू कर दिया। इससे पहले के जो कैलेंडर थे वो अलग माने गए, और इसके बाद के कैलेंडर अलग माने गए। तो जब से ये जो ईस्वी सन है ईसा मसीह के जन्म से इसे माना जाता है। अब बात करें भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर इसमें जो हम शक संवत मनाते हैं, ये शक संवत कुषाण शासक सम्राट कनिष्क ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? कुषाण शासक सम्राट कनिष्क ने इसको प्रारंभ किया था। और जो शक संवत है वो 1944 वर्तमान में चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 1944 चल रहा है वर्तमान में। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों में अंतर है। ये सबसे पहला है, ये पुराना है, तो 2079 सबसे बड़ा है। इसके बाद ये प्रारंभ हुआ 2022, फिर उसके बाद आ गया 1944। कौन सा आ गया? 1944। ये तीनों कैलेंडर हैं, तीनों के अलग अलग डेट है, तीनों के अलग अलग काम है। अब इनसे तो मनाते हैं त्यौहार। ये पूरा विक्रमी संवत, हमारे जो भी त्यौहार हम मनाते हैं विक्रमी संवत के आधार पर मनाते हैं। इससे चलता है हमारा पूरा कैलेंडर। जो भी हम जिस भी डेट पे जो भी काम करते हैं वो यही डेट लिखते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में होती है, अंग्रेजी कैलेंडर में होती है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो शक संवत है, ये है हमारे भारत की जो सरकार है उसका आधिकारिक कैलेंडर। कौन सा है? ये शक संवत है, और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर इसे कहा गया है। और इसे अपनाया था 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को। कब बनाया था? 22 मार्च 1957 को शक संवत को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो भी भारत का जो गजट पेश किया, भारत का जो गजट होता है, राजपत्र होता है, उस पर आपको जो डेट दिखेगी वो इंग्लिश की भी दिखेगी, और दूसरी जो डेट उसमें लिखी हुई होती है वो होती है शक संवत की डेट। इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। दूसरा कारण इसको मानने का ये है क्योंकि अधिकतर जो पुराने जो शिलालेख वगैरह मिले, बहुत से जो पुराने पत्र मिले, उनमें शक संवत की तिथि लिखी हुई थी। इस वजह से भी शक संवत को माना गया है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, इसलिए इसे अपनाया गया। ठीक है दोस्तों,
अब इसकी जो गणना का थोड़ा सा हम देख लें कि विक्रम संवत की गणना कैसे की जाती है और शक संवत की गणना कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, 2022 अभी चल रहा है वर्तमान में, हमारा ईस्वी सन हमारा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? ईस्वी सन चल रहा है 2022। जब इसमें हम 57 प्लस करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? 57 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है? 2079 आ जाता है। यहाँ पर भी 2079 है, 2079। ऐसे शक संवत है, ये 2022 चल रहा है। इसमें से हम जब 78 माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? 78 माइनस करते हैं तो 1944 आ जाता है। ये 1944 यहाँ पर आ गया, 1944 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से ये कैलेंडर हमने देख लिया, कौन कौन से कैलेंडर प्रचलित हैं, कौन से कैलेंडर की गणना कैसे की जाती है, उसे कैसे, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे निकाला जाता है, 2022 का आधार मानकर कैसे करते हैं, ये हमने देख लिया। ये सब हमने देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद में मैं आपको विक्रम संवत के बारे में थोड़ा सा और समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब दोस्तों विक्रम संवत की गणना को देख लेते हैं कि विक्रम संवत की जो गणना की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। देखिए दोस्तों, विक्रम संवत की गणना देखनी है तो हमको सबसे पहले आधार वर्ष लेंगे हम 2022, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है। इसे आधार लेके चलेंगे तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए दोस्तों, अब 2022 को पहले हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक तो जनवरी से मार्च और दूसरा बांटेंगे अप्रैल से दिसंबर। अब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 2022 में हम प्लस करते हैं 57 तो आ जाता है हमारा 2079, जो कि करंट में चल रहा है, हमारा विक्रमी संवत चल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 2022 है, इसमें हमने जब 57 जोड़ा तो 2079 आ गया। कितना आ गया? 2079। लेकिन ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को। कब तक कर सकते हैं? दिसंबर से ले अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ही। कब तक? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो चैत्र मास जो लगता है, हमारा जो चैत्र मास जो प्रारंभ होता है, हिंदुओं का जो चैत्र मास प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है, चैत्र का जो शुक्ल पक्ष का जो महीना आता है वो आता है लगभग अप्रैल के प्रारंभ में या मार्च के एंड में, लगभग अप्रैल के प्रारंभ में आता है ज़्यादातर। तो इस वजह से हमने अप्रैल से दिसंबर तक के महीने यहाँ पर लिए हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अगर अप्रैल से चैत्र प्रारंभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल से पहले के जो महीने हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, जो 3 महीने वो कौन से? पिछले साल में आ जाएंगे। यानी कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक अगर 2079 चल रहा है तो जनवरी से मार्च तक, यानी जो पीछे के महीने, यानी कि अप्रैल से पहले मार्च, फरवरी और जनवरी, ये जो 3 महीने, उनमें कौन सा साल आएगा? 2078 आएगा। 2078 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 2079 आ रहा है प्लस करने पर, तो अप्रैल से पहले के जो महीने हैं मार्च, फरवरी और जनवरी, उनमें कौन सा ईयर आएगा? 2078 आएगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल से चैत्र मास प्रारंभ होता है। अब अप्रैल से चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है तो उससे पहले कौन सा था? पिछला वर्ष हिंदू पंचांग का। हिंदू पंचांग का अगर इस वर्ष 2079 है तो पिछला वर्ष कौन सा हो गया? 2078 हो गया। कौन सा हो गया? 2078 हो गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों, अगर हमें अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का विक्रमी संवत निकालना है तब तो हमें करने कितने प्लस करने होंगे? 57 प्लस करने होंगे। और अप्रैल से पहले का हमें विक्रमी संवत निकालना है तो ये 2078 कैसे आएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये 2022 है, 2022 में जब हम प्लस करते हैं 56 तब आएगा हमारा 2078। कितना आएगा? 2078। 6 और 2 8, 5 2 7 0 20, 2078 आएगा। क्या आएगा? 2078 आएगा। फिर समझते हैं दोबारा इसके हम 2022 के हमने 2 पार्ट किए। 2 पार्ट किए, इसमें पहला पार्ट जनवरी से मार्च, यहाँ पर हमने 3 महीने ले लिए। अप्रैल से दिसंबर, यहाँ पर हमने 9 महीने ले लिए। इस तरह से पूरे 12 महीने हो गए। लेकिन हमारा चैत्र मास प्रारंभ होता है लगभग अप्रैल के प्रारंभ में। अप्रैल के प्रारंभ में चैत्र मास प्रारंभ होता है, तो यानी कि 2079 कब से लगा होगा? अप्रैल में लगा होगा। अप्रैल में लगा होगा। तो उससे पहले कौन सा था? 2078। मार्च, फरवरी और जनवरी में कौन सा था? 2078 था। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो जब हम 57 प्लस करेंगे तो 2079 आ जाएगा। लेकिन अप्रैल से पहले के जो महीने मार्च, फरवरी और जनवरी, उसको निकालने के लिए हमें उससे 56 प्लस करने पड़ेंगे, तब आएगा 2078। क्योंकि यहाँ पर 2079 और यहाँ पर 2078 एक का अंतर है, तो यहाँ पर भी एक का अंतर आएगा। यहाँ प्लस हम 57 कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 56 प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, आ गया समझिए? समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सिर्फ दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देख लिया कि विक्रम संवत की गणना कैसे करते हैं। 2022 को हमने आधार ले लिया, इसको 2 भागों में बांटा। एक बांटा हमने जनवरी से मार्च, दूसरा बांटा अप्रैल से दिसंबर तक। जनवरी से मार्च के लिए हम 56 प्लस करेंगे तो 2078 आएगा। तब जनवरी से मार्च के महीने में 2078 चल रहा था विक्रमी संवत, और उसके बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमने प्लस 57 किए तो 2079 आ गया हमारा विक्रमी संवत। तो आप इसी प्रकार से इसकी गणना करें, ये हमारा रिजल्ट बैठता है। बाकी मोटा मोटा लोग ज़्यादातर इसी तरह ऐसे बताते हैं कि प्लस 57 कर देते हैं तो करंट ईयर आ जाता है विक्रमी संवत का। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ा चेंज हो जाता है, इसका आप ध्यान रख लीजिए। दोबारा मैं प्रयास करूंगा बताने का, आप दोबारा मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको समझ में नहीं आए तो।
दूसरी खास बात क्या है दोस्तों, जो विक्रमी संवत जो होता है जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। पहला महीना चैत्र होता है, लेकिन जो भारतीय नववर्ष है, जो हमारा विक्रमी संवत है, वो आधे चैत्र के बाद, यानी जब कृष्ण पक्ष खत्म हो जाता है, अमावस्या खत्म हो जाती है, उसके बाद जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, तब हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। नववर्ष में प्रारंभ होते हैं हमारे चैत्र के नवरात्रि। चैत्र की नवरात्रि का जो पहला नवरात्रा होता है, तब से हमारा नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसे हम आगे समझेंगे, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इनको आगे समझेंगे, कितने पक्ष होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या स्थिति है, उसे बाद में समझेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि कुल महीने कौन कौन से होते हैं हमारे पंचांग में, हिंदू पंचांग में। तो दोस्तों हमारे हिंदू पंचांग में पूरे 12 महीने होते हैं। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, शक संवत में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा हिंदू पंचांग है, हमारा जो विक्रमी संवत है, उसमें भी 12 महीने होते हैं। 12 महीने कौन कौन से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। कौन से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। दोबारा देखते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इस प्रकार से पूरे 12 महीने होते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इनको कैसे बोलते हैं वो भी एक बार देख लें। चैत्र को तो बोलते हैं हम चैत, वैशाख को बोलते हैं वैशाख, ज्येष्ठ को बोलते हैं जेठ, आषाढ़ को बोलते हैं आषाढ़, श्रावण को बोलते हैं सावन, भाद्रपद को बोलते हैं भादो, आश्विन को बोलते हैं आसोज। इस आश्विन का एक नाम और है आसोज के साथ, इसे क्वार माह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार माह, आधा क वा और क्वार माह, इसे क्वार माह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और कार्तिक को कहते हैं काति, मार्गशीर्ष को बोलते हैं अगहन, क्या बोलते हैं? अगहन। और पौष को बोलते हैं पूस, माघ को बोलते हैं माह, और फाल्गुन को बोलते हैं फागुन। तो इस प्रकार से हमने स्थानीय भाषा में है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं महीने के लिए, वो शब्द भी हमने यहाँ पर देख लिए, महीने के नाम भी हमने देख लिए। अब अंग्रेजी कैलेंडर में इनकी क्या स्थिति है? जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर है, उसमें क्या स्थिति है? देखिए दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर में क्या स्थिति होती है? जो चैत्र का जो महीना होता है, चैत्र का जो महीना होता है लगभग आता है मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में पड़ता है हमेशा। वैशाख का महीना आएगा अप्रैल और मई में, ज्येष्ठ का महीना आएगा मई और जून में, आषाढ़ आएगा जून और जुलाई में, उसके बाद श्रावण आएगा जुलाई अगस्त में, भाद्रपद आएगा अगस्त सितंबर में, और उसके बाद अश्विन आएगा सितंबर अक्टूबर में, कार्तिक आएगा अक्टूबर नवंबर में, मार्गशीर्ष आएगा नवंबर दिसंबर में, पौष आएगा दिसंबर जनवरी में, माघ आएगा जनवरी फरवरी में, और फाल्गुन आएगा फरवरी मार्च में। देखिए दोस्तों, हमेशा जो होली आती फागुन में आती, और हमेशा होली फागुन में आती, और फागुन कब आता है? मार्च में आता है, हमने देखा है। इसके बाद जैसे कि अब सावन की बात करें, जो सावन जो हमेशा आता है वही जून जुलाई में आता है। तो जुलाई अगस्त में देख लिया, अब सावन आ रहा है। जून में वही जुलाई अगस्त में आता है, तो जुलाई अगस्त में आता है सावन। तो ये देखिए जुलाई और अगस्त में सावन आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि महीने इसी प्रकार से सेट रहते हैं, हमेशा लगभग ही 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो पूरे हमने 12 महीने देख लिए। अंग्रेजी महीने कौन कौन से आते हैं वो देख लिए। विक्रमी संवत की गणना हमने देख ली, विक्रमी संवत की गणना कैसे की जाती है। विक्रमी संवत की गणना यदि आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा, किसी और तरीके से प्रयास करूँगा समझाने का। शक संवत की गणना भी कुछ इसी तरह से की जाती है, लेकिन हम ज़्यादा उसमें चक्कर में नहीं पड़ेंगे, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे त्योहारों से संबंधित नहीं है। क्योंकि त्यौहार मूल रूप से हम विक्रमी संवत के आधार पर ही मनाते हैं, इसलिए हमने विक्रमी संवत को समझ लिया। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, एक अधिक मास के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जैसे 12 महीने होते हैं, इसके अलावा हर तीसरे वर्ष क्या होता है? अधिक मास आ जाता है। उसमें क्या होता है? हर तीसरे वर्ष में 13 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 13 महीने होते हैं। सामान्यतः 2 वर्ष तक 12-12 महीने चलते हैं, फिर जैसे तीसरा वर्ष आता है तो अधिक मास हो जाते हैं और 13 महीने हो जाते हैं। जैसे कि 2020 में अधिक मास था, 21-22 सामान्य वर्ष थे, 2023 जो आएगा उसमें भी अधिक मास हो जाएंगे, 13 महीने होंगे। तो उसे हम समझते हैं। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अधिक मास की गणना कैसे की जाती है। मैंने आपको बताया था कि अधिक मास होता है हर तीसरे वर्ष अधिक मास आता है, जिसमें 12 महीने ना होकर 13 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 13 महीने होते हैं। जैसे 2020 अधिक मास था, अब 2023 जो आएगा वो अधिक मास का हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अधिक मास की गणना कैसे करते हैं। तो हिंदू पंचांग में हम जो हमारा जो प्रत्येक वर्ष होता है वो माना जाता है 355 दिन का। कितने दिन का माना जाता है दोस्तों? 355 दिन का। और अंग्रेजी कैलेंडर में होता है 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसमें 10 दिन ज़्यादा हो जाते हैं। कितने दिन ज़्यादा हो जाते हैं? 10 दिन ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारा कैलेंडर 355 दिन में खत्म हो जाता है, मतलब कि अंग्रेजी कैलेंडर से 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो इन दोनों में 10 दिन का अंतर हो जाता है। अब बात करें हम जैसे 2021 की बात कर लेते हैं, तो जो 2022 अभी चल रहा है, तो एक साल पहले का ले लेते हैं और एक साल बाद का ले लेते हैं। तो 2021 में 355 दिन थे, 2022 में 355 दिन थे, और 2023 में 355 दिन थे। इसी तरह से
2021 में 365 दिन थे अंग्रेजी कैलेंडर में, 2022 में 365 दिन और 2023 में 365 दिन। तो कितने दिन का अंतर आ जाएगा? 10 10 10। तो कुल कितने? 30 दिन का अंतर आ जाएगा। कितने दिन का अंतर आ जाएगा? पूरे 30 दिन का अंतर आ जाएगा। तो एक महीने का अंतर आ गया। अब ये यहाँ पर इनका जब टोटल करते हैं तो 1095 दिन आता है और इधर आता है 1065 दिन। कितने आते हैं? 1065 दिन। अब ये 30 दिन का जो अंतर है, अभी 30 दिन का अंतर क्या हुआ? मैंने कहा आपको अधिक मास कर देते हैं, एक महीना बढ़ा देते हैं, 13 माह कर देते हैं। तो 2023 में क्या अधिक मास आएगा? तो यहाँ पर जब 30 दिन बढ़ा दिए जाएंगे, जब यहाँ पर 30 दिन बढ़ाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1095। क्या हो जाएगा? 1095 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1095 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1095 का जो आंकड़ा था वो यहाँ पर आ गया। देखिए दोस्तों, हो गए सेट। 1095 दिन यहाँ पर हो गए और 1095 दिन यहाँ पर हो गए। यहाँ पर भी 3 साल में 195 दिन हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 साल में 195 दिन हो रहे हैं। ये इसको ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर अधिक मास नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम पिछड़ जाएंगे अंग्रेजी कैलेंडर से। हम पिछड़ जाएंगे अंग्रेजी कैलेंडर से। हर साल 10 दिन कम करते जाएंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए हर 3 साल में एक महीना बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हम सीधे वापस इसके लेवल में आ जाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के लेवल में आ जाते हैं और हमारा इसके साथ जो कनेक्शन है वो बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसलिए 3 साल में एक महीना बढ़ा दिया जाता है, अधिक मास बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि तीनों 1095 दिन इधर हो जाते हैं और 1095 दिन इधर हो जाते हैं और दोनों कैलेंडर बराबर हो जाते हैं। ये हमने देख लिया। अब ये एक तो देख लिया हमने, इसको जो साइंटिफिक रूल मान लीजिए या कुछ भी इसका जो गणना का रूल है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। दूसरा हम देख सकते हैं इसको हमारे त्योहारों की दृष्टि से। अब मैंने आपको बताया 10 दिन का अंतर आता है, उसे देखिए आप समझिए। दशहरे के उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, दशहरे की बात कर लेते हैं। 2020 में जो दशहरा आया था दोस्तों 25 अक्टूबर को आया था। कब आया था? 25 अक्टूबर को आया था। 2021 की बात करें तो दशहरा आया था 15 अक्टूबर को और 2022 में दशहरा है 5 अक्टूबर को। आज हो गई यहाँ पर 2 अक्टूबर तारीख है। 3 दिन बाद 5 अक्टूबर आ जाएगा। 5 अक्टूबर को दशहरा आ जाएगा 5 अक्टूबर को। उसके बाद में 2023 की बात करते हैं तो आ जाएगा 2023 में जो दशहरा आएगा वो आएगा 24 अक्टूबर को। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर 25 अक्टूबर को था, मैंने कहा था कि 10 दिन कम हो जाते हैं हर साल। अब 10 दिन का अंतर आया, 2021 में पहुँचे 10 दिन का अंतर आया तो कब आया दशहरा? 15 अक्टूबर का आ गया। फिर 2022 में पहुँचे हम, फिर 10 दिन का अंतर आया तो दशहरा कब आया? 5 अक्टूबर का आया। अब 2023 आ गया तो 2023 में मैंने आपको बताया था कि अधिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक मास हो जाएगा। और यहाँ पर भी अधिक मास था, अधिक मास था। तो दोस्तों अब ये अक्टूबर और ये अक्टूबर अभी पीछे जाता जा रहा था, पीछे जा रहा है। 10 दिन कम हो रहे हैं। 10 दिन कम होते होते अब इस वक्त अगर 10 दिन कम करते जाते तो ये आता लगभग 25 सितंबर के आसपास दशहरा आता। कब आता? 25 सितंबर के आसपास। लेकिन इससे क्या पिछड़ जाते और पिछड़ जाते, इसलिए अब 2023 में अधिक मास बढ़ा दिया। अधिक मास बढ़ाते एक महीना बढ़ गया, तो एक महीने बढ़ते वापस वहाँ जाके हम सेट हो गए। कहाँ सेट हो गए? अक्टूबर में सेट हो गए। तो जब 2023 आएगा तो 2023 में वापस दशहरा कब आएगा? 24 अक्टूबर को आएगा। कब आएगा? 24 अक्टूबर को आएगा। दोबारा समझते हैं। देखिए दोस्तों, 2020 में जो दशहरा आया था वो 25 अक्टूबर को आया था, अधिक मास था। 2021 में 10 दिन कम हो गए। मैंने बताया आपको 10 दिन कम होते 355 दिन का होता है, तो 10 दिन कम हो गए। 15 अक्टूबर को आया 2021 में। फिर 2022 में 5 अक्टूबर का रहा, फिर 10 दिन कम हो गए। फिर 2023 में ये 24 अक्टूबर का आ गया, क्योंकि अब इसमें एक महीना बढ़ गया। एक महीने बढ़ते वापस कहाँ सेट हो गए? उसी महीने में आ गए। 13 महीने करने थे तो वापस कहाँ आ गए? इसमें आ गए। तो वापस कब आ जाएगा? 24 अक्टूबर को आ जाएगा 2023 में दशहरा। तो इस प्रकार से अगर हम घटाते जाते, अब मान लीजिए 2023 में हम इसको वापस कर देते हैं कि यहाँ 25 सितंबर को आएगा। कब आएगा? 25 सितंबर को आएगा। 25 सितंबर को आएगा। फिर उसके बाद में 24 में फिर घटाते 25 में फिर घटाते, ऐसे करते 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 अगर हम 9 साल तक लगातार घटाते जाएंगे, 10 दिन को घटाते जाएंगे तो कुल कितने दिन हो जाएंगे? 90 दिन हो जाएंगे। 9 साल तक लगातार घटाते जाएंगे तो 90 दिन हो जाएंगे। अब जब 90 दिन हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 महीने घट गए। अब 3 महीने घट जाएंगे तो अभी जैसे अक्टूबर में दशहरा आया है, 5 अक्टूबर को दशहरा आ रहा है, तो इससे 3 महीने पहले हम जाते हैं तो जुलाई आ जाएगी। अब जुलाई में अगर हम दशहरा मनाएंगे, इसे घटाते घटाते जाएंगे, दशहरा मनाएंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा कि बारिश होती है तो हमारा दशहरा मनाना संभव नहीं हो पाएगा। हम पहले तो रावण नहीं लगा पाएंगे दशहरे में, और जैसे तैसे रावण लगा भी दिया, बारिश नहीं भी आई उस दिन और रावण लगा भी दिया तो बारिश आ गई तो भीग जाएगा तो जला नहीं सकते, और जला भी दिया तो जलाते जलाते यदि फिर बारिश आ गई तो फिर हम उसको तब नहीं जला सकते, वो बुझ जाएगा। तो इस सारी प्रक्रिया को सेट करने के लिए 10-10 दिन घटाए जाते हैं और हर तीसरे साल में एक महीना बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वापस हमारा जो कैलेंडर वहीं आके सेट हो जाता है। जैसे कि 2020 में अधिक मास था, 25 अक्टूबर को दशहरा आया था, और 2023 में वापस अधिक मास आते ही वापस काम आ जाता है 5 इसको 24 अक्टूबर को आ जाएगा दशहरा। कब आ जाएगा? 24 अक्टूबर को दशहरा आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इसको इस तरह से समझ सकते हैं।
फिर भी यदि आपको इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में कोई दिक्कतें समझ में नहीं आता, विक्रम संवत अगर समझ में नहीं आया हो और ये वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसे दोबारा अलग तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक बार विक्रम संवत को थोड़ा शॉर्ट में और समझा देता हूँ मैं आपको कि विक्रमी जो संवत है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, जनवरी से अगर मार्च तक का महीना आपसे पूछा जा रहा है तब तो आपको 56 प्लस करने हैं, बहुत सिंपल तरीके से। और अगर आपसे अप्रैल से दिसंबर तक का महीना पूछा जा रहा है तो जो करंट ईयर चल रहा है उसमें आपको 57 प्लस करने हैं। कितने प्लस करने हैं? 57 प्लस करने हैं। जनवरी से मार्च तक अगर पूछा जा रहा है तो आपको करंट ईयर में आपको 56 प्लस करने हैं, और अप्रैल से दिसंबर तक पूछा जा रहा है तो आपको 57 प्लस करने हैं। जैसे अगर 2022 में मैं 2022 में 56 प्लस करता हूँ तो जनवरी से लेकर मार्च तक 2078 चल रहा था, और मैं अगर अप्रैल से दिसंबर की बात करूं और उसमें 57 प्लस करता हूं तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 2079 चलेगा। ये हमारा हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल कर दिया। फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं इस वाली कैलकुलेशन या विक्रम संवत की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों आज हमने ये कैलेंडर का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहारों को, मूल रूप से राजस्थान के त्यौहार पढ़ेंगे, और राजस्थान के त्यौहार जो प्रारंभ होते हैं वो होते हैं सावन से, तो सावन से हम त्यौहार प्रारंभ करेंगे। एक बार आप जो मैंने 12 महीने बताए तो उन्हें एक बार अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि हमें याद होनी चाहिए। ये चीज़ें व्यवहारिक होती हैं, इन्हें याद भी करना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हम राजस्थान के त्योहारों के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।